ठंड में 5 जुगाड़ू बहू की अंडरग्राउंड रसोई और सब्जी की खेती। अरे आज फिर से वही ठंडी दाल और रोटी। अरे मैं रोज रोज ठंडा खाना खाकर पक गया हूँ। क्या यार सिया, रोज रोज ठंडा खाना? क्या हमें एक दिन भी गर्म खाना नहीं मिल सकता है? इतनी ठंड में कपकपाते हुए दिहाड़ी करने के बाद घर पर यह ठंडा खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। अरे क्या फायदा 5 बहुएं होने का अगर वो मुझे गर्म खाना भी न खिला सके। ये पानी वाली दाल कोई खाता है क्या? ससुर जी और देवर जी, हमने तो खाना गर्म ही बनाया था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि रसोई से खाना लाते लाते ही खाना ठंडा हो जाता है। आप लोग इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को तो सिर्फ ठंडा खाना खाना पड़ता है, लेकिन हमें ठंड में कांपते हुए घर के बाहर खाना बनाना पड़ता है। अवनी का परिवार बहुत ही गरीब था। एक छोटे से घर में 5 बहू, सास ससुर, उनके 5 बेटे, नंद और बड़े बेटे के 2 बच्चे रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पहली रसोई बाहर खुले में बनाई थी। अवनी दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। आज तो ठंड बहुत ज्यादा थी, खाना बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी। बार बार हवा से चूल्हा बुझ जा रहा था। और माँ जी, आपको पता है चूल्हा जलाने वाली लकड़ी भी ओस से भीग गई थी, जिस वजह से चूल्हा जलाने में ही काफी टाइम लग गया। बहुएं अपनी तरफ से हमें खाना गरम देने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन ये कलमुही ठंड खाना तो क्या इंसान को भी ठंडा कर देती है। माँ सही बोल रही है, हम लोगों को शिकायत किए बिना खाना खा लेना चाहिए। मयंक सही कह रहा था। इसीलिए परिवार के सभी लोग चुपचाप वहीं ठंडी पानी वाली दाल और रोटी खाते हैं। यार ठंड काफी बढ़ रही है, आज जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। अभी कहाँ, हमें तो अभी बर्तन धोने हैं। पलक और माया मिलकर सारे झूठे बर्तन उठाकर बाहर धोने के लिए रखती हैं। माया, पलक, तुम दोनों आज बर्तन धो लो। जी भाभी, सोनी ने कहा है कि वो बिस्तर लगा देगी। घर में बिस्तर ही कहाँ हैं? 4 बड़ी चटाई हैं, कुछ फटे पुराने कंबल हैं। इतने से बिस्तर में 15 लोग कैसे सोएंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सिया, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास जो है हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। तान्या और सिया पलक की बिस्तर लगाने में मदद करती हैं। वहीं बाहर ठंड में इस ठंडे पानी को छूने से तो मेरी आत्मा बाहर निकल जा रही है। इतने सारे बर्तन कैसे साफ करूंगी? दीदी आप सही बोल रही हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं एक काम करती हूँ, परात में सूखी घास जला लेती हूँ। हाँ पलक, ये बिल्कुल सही रहेगा। इससे ठंड भागेगी तो नहीं, पर थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। पलक घर के पास पड़ी सूखे घास को चुनती और उसे परात में डालकर जला देती है और परात को माया के पास रख देती है। दीदी अब थोड़ी गर्माहट मिलेगी, चलिए जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं। माया और पलक कांपते हुए सारा बर्तन धोती हैं और फिर रजाई में घुस जाती हैं। बाकी के परिवार वाले पहले से ही रजाई में थे। कितनी ठंड है, कहीं मैं मर ही न जाऊं। ऐसा क्यों बोल रही हो माया? दीदी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतने ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद रजाई में भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ दीदी, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, ऊपर से खिड़की से आ रही ठंडी हवाएं तो जान लेकर ही मानेंगी। अरे तुम लोगों को इतनी ठंड लग रही है तो तुम लोग चिपक चिपक कर सो जाओ। तानिया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने सुना है ठंड में चिपक कर सोने से ठंड नहीं लगती है। अरे लड़कियों, थोड़ा तो शर्म कर लो। यहाँ तुम्हारे पति, ससुर, पिता सभी सोए हुए हैं। क्या शर्म करें माँ जी? इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि नींद आ ही नहीं रही है, और ऊपर से रजाई जगह जगह से फटी हुई है। कोई मुझे भी रजाई दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड की वजह से रजाई को लेकर बहस होने लगती है। और ऐसा एक दिन का नहीं था। अवनी के ससुराल में अक्सर रजाई को लेकर खींचातानी चलती रहती थी। आप लोग रजाई को लेकर ऐसे मत लड़िए। मैं एक काम करती हूँ, बाहर से परात लेकर आ जाती हूँ, उसमें थोड़ी लकड़ी जला दूंगी तो घर गर्म हो जाएगा। ये हुई ना मेरी जुगाड़ू बहू वाली बात। आग जलाने से तुम लोगों को भी ठंड कम लगेगी और तुम लोग चुपचाप सोओगे। तान्या ठंड में कांपते हुए बाहर जाती है और परात में लकड़ी जलाकर लाती है। लकड़ी जलने से घर में थोड़ी गर्माहट होती है। अब जान में जान आई। मुझे तो लग रहा था कि ये ठंडी रात आज कटेगी ही नहीं। अरे देखो, रात बहुत हो गई है। कल सुबह हम लोगों को दिहाड़ी के लिए जाना है, तो सभी सो जाते हैं। विराज की बात सुनकर परिवार के सारे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से बहुएं घर के बाहर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना बना रही है। तान्या दीदी, खाना बनाते हुए अपने सर को ढक लीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या क्या करूं माया, खाना बनाते हुए शॉल बार बार सरक रही है। शॉल ठीक करूं या खाना बनाने में ध्यान दूं, समझ ही नहीं आ रहा।
तान्या दीदी, आपने तो सरसों का साग बना ही दिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मक्के की रोटी बना देती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा अवनी, मैं सुबह से रसोई में काम करके थक गई हूँ। तीनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही थी कि तभी तान्या दीदी, पलक, अवनी, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। आप क्या लाई हैं दीदी? मैं ये तिरपाल लेकर आई हूँ। तिरपाल का हम क्या करेंगे? मैं समझ गई सिया के दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग इस तिरपाल को अपनी रसोई के ऊपर बांध देंगे। इससे हमारे सर पर ओस नहीं गिरेगी और ना ही उसकी वजह से लकड़ियां भीगेंगी। इतना ही नहीं दीदी, तिरपाल लगा देने से हमें ठंडी हवा भी कम लगेगी, जिससे हम आराम से खाना बना पाएंगे। वाह, क्या आइडिया सोचा आपने। घर के पीछे कुछ बांस पड़े हुए हैं, मैं एक काम करती हूँ, वहाँ जाकर बांस ले आती हूँ, फिर उसमें तिरपाल बांध दूंगी। माया घर के पीछे जाकर 4-5 बांस अपने सिर पर उठाकर ले आती है। पांचों बहुएं मिलकर थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदकर उसमें बांस गाड़ती हैं और फिर उसमें तिरपाल बांध देती है। अरे वाह, आज तो खाना बनाने में उतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। क्या तुम पांचों बहुएं हर वक्त जुगाड़ करती रहती हो? अपने अपने पतियों से बोलो 2 मंजिला घर बनाने के लिए। हम लोग जुगाड़ करें या कुछ भी करें, आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप अपना देखिए ना। एक तो इन गरीब भिखारियों के पास कुछ नहीं, ऊपर से कुछ बोलो तो ये अकड़ दिखाते। पता नहीं किस चीज की इतनी अकड़ है। खुद में बड़बड़ाते हुए रेनू अपने घर चली जाती है और बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि ठंडी हवाएं सबसे ज्यादा खिड़कियों से आ रही हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे घर पर इतनी बड़ी खिड़की है कि ठंडी हवा पर्दा होने के बाद भी सीधे घर में घुसती है। पलक भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम लोग कुछ जुगाड़ लगाकर खिड़कियों को बंद कर दे तो ठंडी हवाएं घर में नहीं आएंगी। हमारा जुगाड़ हो गया है। कल मयंक जी घर लौटते वक्त कुछ गत्ते लेकर आए थे, तो मैंने उसे घर के पीछे रख दिया था। अरे वाह, हमारा काम हो गया। अगर हम खिड़की में गत्ते लगा दे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। फिर क्या था, पांचों बहुएं गत्ते लेकर आती हैं और उसे साइज में काट कर खिड़की में लगा देती हैं, जिससे ठंडी हवा घर में नहीं आती है। तुम बहुओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा हुआ तुमने खिड़की बंद कर दी, अब ठंड कम लगेगी। माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई, मैं काम करती हूँ। पलक और सोनी के साथ बाजार चली जाती हूँ। तान्या, पलक और सोनी बाजार के लिए निकलती हैं। हे भगवान, आज तो कितनी ज्यादा ठंड है। तान्या दीदी, मुझसे तो चला नहीं जा रहा। पलक भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। कितनी ठंड है। मुझे पता होता कि बाहर इतनी ठंड है तो मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। अरे क्या तुम लोग इस ठंड से परेशान हो रही हो? देखो वहाँ पेड़ के नीचे आग जल रही है। काम करते वहाँ जाकर थोड़ा हाथ सेक लेते हैं। चलिए दीदी वहाँ जाकर, जल्दी चलिए दीदी वहाँ जाकर थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं। इस ठंड ने तो हमारी हालत खराब कर रखी है। सोनी, तान्या और पलक पेड़ के पास जाकर आग के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगती हैं। थोड़ी देर बाद, अब तो तुम दोनों का शरीर गर्म हो गया होगा। चलो अब बाजार चलते हैं, घर भी तो जाना है। हाँ भाभी, चलिए चलते हैं। ठंडी हवा फिर से चलने लगती है और दोनों भाभी नंद जैसे तैसे बाजार पहुंचती हैं। भैया, ये आलू कितने रुपए किलो दिए? और ये चीमी मटर का भाव क्या चल रहा है? आलू 30 रुपए किलो है और छीमी मटर 120 रुपए किलो है। क्या भैया, क्या दाम लगा रहे हो सब्जियों के? मैं सब्जियों का सही दाम लगा रहा हूँ। अगर आपको जमता है तो लो, वरना चलते बनो। भाभी, ये सब्जी वाला कितना अकड़ू है, हम इसके पास से सब्जी नहीं लेंगे। तान्या, पलक और सोनी मिलकर काफी दुकानों में देखती हैं, लेकिन सभी सब्जियों का दाम ज्यादा बताते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से सब्जियों की कीमत काफी बढ़ गई थी। सब्जियां तो बहुत महंगी बिक रही हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, सब्जियां तो लेनी पड़ेंगी। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आज थोड़ी बहुत सब्जी लेकर चलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद बाजार में इन लोगों को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो टोकरी में सब्जियां बेच रही थी। उसकी सब्जी में थोड़े दाग थे, इसलिए वो थोड़ी कम कीमत पर सब्जियां दे देती है। अच्छा हुआ जो बाजार में हमने उस बूढ़ी औरत को देख लिया, कम से कम आज के खाने का इंतजाम हो गया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हर चीज की कीमत बढ़ रही है, हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। दोनों भाभी नंद बात करते हुए घर लौटी रही थी कि देखती हैं कि हीरालाल के खेत में कपास की कटाई हो रही है। तीनों हीरालाल के पास जाती हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ काम ढूंढने के लिए आए हैं। अगर आपको कपास की कटाई करने के लिए लोगों की जरूरत है तो मैं और मेरी देवरानी आपके खेत में कपास काट देंगी। अगर ऐसा है तो तुम लोग कल से ही काम पर आ जाना। हीरालाल की बात सुनकर तीनों खुश हो जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। कल मैं और पलक सुबह सुबह हीरालाल के खेत में कपास की कटाई करने के लिए चले जाएंगे। आप लोगों के जाने के बाद वो रेनू आई थी। वो बता रही थी कि जंगल के पास गन्ने की खेती की कटाई हो रही है।
इसीलिए माया दीदी और मैंने सोचा है कि हम दोनों गन्ना काटने के लिए चली जाएंगी। अरे वाह, ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा सोचा। अगर तुम लोग भी काम करोगी तो घर में पैसों की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। तुम बहुओं ने तो बहुत अच्छा सोचा है। अब एक काम करो, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो, बड़ी ठंड लग रही है। आप ठीक बोल रही हैं माँ जी, ठंड तो हमें भी बहुत ज्यादा लग रही है और चाय पीने का मन कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर सभी के लिए चाय बना देती हूँ। अवनी बहुत ही अच्छी चाय बनाती है, उसके हाथों की चाय पीकर शरीर में थोड़ी गर्माहट मिलेगी। रसोई में अवनी पानी उबालने के लिए पतीले में रखती है और चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है। हवा तो बहुत तेज चल रही है, अब इतनी तेज हवा में चाय कैसे बनाऊं? यार अवनी, हवा तो सच में बहुत तेज चल रही है, अब चाय कैसे बनेगी? तभी माया देखती है कि उसकी पड़ोसी रेनू एक लोहे की टीन को कूड़े में फेंकने के लिए ले जा रही थी। आप इस टीन को कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं तो इस टीन को कूड़े में फेंकने जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो आप इस टीन को हमें दे दीजिए। जरूर, ये पांचों बहुएं कोई ना कोई खिचड़ी पका रही होंगी, कोई नया जुगाड़ करने के लिए उन्हें मेरी टीन चाहिए होगी। रेनू माया को टीन दे देती है। रेनू की जुबान कड़वी थी लेकिन वो दूसरों की मदद भी करती थी। माया, तुम इस टीन को पकड़ो और चूल्हे के चारों तरफ घेर दो। ऐसा करने से ठंडी हवा की वजह से चूल्हा नहीं बुझेगा। ठीक है अवनी, मैं अभी चूल्हे के पीछे की तरफ टीन लगा देती हूँ, तुम जल्दी से चाय बना लो। माया चूल्हे के पीछे टीन को मोड़कर लगा देती है और अवनी चाय बना देती। जब अवनी अपनी सास को चाय देती है तब, अरे वाह बहू, आज कितने दिनों बाद गरम चाय नसीब हुई है, वरना तो केतली से कप में चाय डालते ही चाय ठंडी हो जाती है। ये हमारे जुगाड़ का कमाल है। हाँ, मान गई तुम लोगों के जुगाड़ को, तुम पांचों बहुएं कमाल की हो। शाम को सारे मर्द दिहाड़ी करके घर आते हैं। सभी को बहुत ठंड लग रही होती है। आप लोगों को ठंड लग रही होगी, लीजिए ये गर्म पानी पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। सारे मर्द गर्म पानी पी लेते हैं और मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज पांचों बहुएं अपने पति को और ससुर को गर्मा गर्म खाना परोस कर देती हैं। अरे गर्मा गर्म खाना ये कैसे हुआ बहू? मैंने तो इस ठंड में गर्म खाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये सब आपकी जुगाड़ू बहुओं का कमाल है। भाभी, माया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब तो कम से कम हमें गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। बहुत दिनों बाद आज पूरा परिवार खुशी से गर्मा गर्म खाने का मजा लेता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। आज दिन भर तुम लोगों ने पता नहीं क्या जुगाड़ किए हैं, लेकिन आज बहुत दिनों बाद घर में इतना अच्छा लग रहा है। तानिया भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे दिन ठंड में दिहाड़ी करने के बाद घर में भी आराम नहीं मिलता है। आज बहुत दिनों बाद मैं चैन से सोऊंगा। आज बहुत दिनों बाद ठंड कम लग रही है, मैं जल्दी से सो जाता हूँ। आप लोग भी सो जाइए। आज सारा परिवार खुश होकर सो जाता है क्योंकि आज उन्हें ठंड कम लग रही थी, लेकिन रात में हवा बहुत तेज चलती है जिससे खिड़की का गत्ता गिर जाता है। क्या हम एक दिन भी चैन से नहीं सो सकते? अभी तो नींद लगी थी कि इस ठंडी हवा ने पूरी नींद खराब कर दी। मुझे तो बहुत जोरों की ठंड लग रही है कहीं मुझे बुखार ही ना हो जाए। हमारा जुगाड़ फेल हो गया। अभी तो एक काम करते हैं, सभी एक साथ चिपक चिपक कर सो जाते हैं, कल कुछ और देखेंगे। ठंडी हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी। ठंड में कांपता हुआ पूरा परिवार आज जैसे तैसे रात गुजारता है। अगली सुबह, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कल जो इतनी तेज हवा चल रही थी उसकी वजह से पहले खिड़की में लगा गत्ता गिरा और अब हमारी तिरपाल भी उड़ गई। सिर्फ तिरपाल ही नहीं, हमने चूल्हे में जो टीन लगाया था वो भी उड़ गया। लग रहा है पूरी रात उपले और लकड़ियों पर ओस गिर रही थी जिसकी वजह से वो भीग गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। आप सही कह रही हैं दीदी। एक काम करते हैं, मैं और अवनी जाकर जंगल से लकड़ियां काट कर ले आते हैं। मैं तब तक देखती हूँ कोई सूखी लकड़ी या उपले बचे हैं तो उनसे चाय बना देती हूँ। तान्या और अवनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चली जाती हैं और वहाँ कुछ लकड़ियां काटकर उसे सिर पर रखकर ले आती हैं। अरे वाह, आप तो काफी सारी लकड़ियां ले आई हैं। एक आइडिया आया है, इसमें से आधी लकड़ियों से हम चूल्हा जला लेंगे और बाकी लकड़ियों को खिड़की पर लगा देते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया है माया, इससे खिड़की में पल्ला लग जाएगा जिससे ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। तान्या अपने पति विराज और देवर को बुलाती है और उन्हें लकड़ी देकर और खिड़की पर लकड़ी लगाने को कहती है। पांचों आदमी मिलकर अच्छे से खिड़की पर लकड़ी लगा देते हैं। भैया सच में क्या जुगाड़ू पत्नियां पाई हैं हमने, उनका आइडिया काम कर गया। हाँ, खिड़की पर पल्ला लग गया है, अब चाहे जितनी भी ठंडी हवा चले हवा अंदर नहीं आ पाएगी। सारे आदमी खाना खाकर दिहाड़ी के लिए चले जाते हैं।
वहीं तान्या और पलक कपास के खेत में कड़छी लेकर चली जाती है तो माया और सिया गन्ने के खेत में कटाई के लिए जाती हैं। कुछ देर बाद आज तो हीरालाल ने खुश होकर हमें काफी सारी रुई और कपास दे दी है। इससे हम अपनी नई रजाई बना लेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तान्या और पलक घर आती हैं और अपनी पुरानी साड़ियों को सीकर उसमें रुई और कपास के रेशे डाल देती हैं। हम लोग इसमें बड़े बड़े टांके लगा देते हैं, इससे हमें आराम मिलेगा। हम भी गन्ना लेकर आए हैं। एक काम करते हैं, गन्ने का रस निकाल कर उससे गुड़ बना लेते हैं। अवनी और सोनी मिलकर गन्ने का रस निकालती हैं और माया घर के बाहर ठंड में बैठकर गुड़ बनाने की तैयारी करती है। ठंडी हवा चलने की वजह से तो चूल्हा जलने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से ठंड लग रही है। माया ठंड में कांपती हुई जैसे तैसे चूल्हा जलाकर गुड़ बनाती है और सभी घर वाले परिवार वालों को खाने के लिए देती है। चाची, गुड़ तो बहुत ही टेस्टी बना है। गुड़ खाकर तो मजा आ गया। आहा, गुड़ अच्छा बना है। गन्ने के जो रेशे बचे हैं मैं सोच रही हूँ उन्हें सुखाकर उनसे बुनकर टोपी और मोजे बना लूं। पलक गन्ने के रेशों को सुखाकर उसे बुनकर उससे पूरे परिवार के लिए टोपी और मोजे बनाती है, जिससे उन्हें ठंड नहीं लगती है। ये टोपी और मोजे तो काफी आरामदायक है, इन्हें पहनकर मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। पांचों बहुएं जुगाड़ लगाकर ठंड से तो बच गई थी, लेकिन अब भी घर के बाहर चूल्हे में खाना बनाना पड़ता था। अरे आज मैं जब दिहाड़ी करके घर वापस आ रहा था तो धर्मशाला में किसी की शादी हो रही थी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू सीधे मेरी नाक में जा रही है। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाना बहुत ही गर्म था। पता नहीं हमें कभी गर्म खाना नसीब होगा भी या नहीं। घर के मर्द गर्म खाना खाना चाहते थे, वहीं औरतें इस चीज को लेकर परेशान थी कि बाहर रसोई होने की वजह से अक्सर लकड़ियां ओस से भीगकर खराब हो जाती थी। मैं परेशान हो गई हूँ अपने घर की रसोई से। बार बार लकड़ियाँ भीग जाती हैं। भीगी लकड़ियों से तो चूल्हा जलता ही नहीं है। आप सही बोल रही हैं दीदी, हमारी रसोई खुले में है, इसीलिए हमें दिन में 2-3 बार लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। मैं तो बार बार जंगल जाकर लकड़ी काटने से तंग आ चुकी हूँ। पांचों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके ससुर टीवी चला देते हैं और पूरा परिवार बैठकर टीवी देखने लगता है। अच्छा है, कम से कम हम गरीबों के घर में टीवी है, छोटा और पुराना ही सही, लेकिन इससे मन तो बहल जाता है। अच्छा हुआ उस दिन हीरालाल काका ने पिताजी के कहने पर टीवी रद्दी वाले को बेचने की जगह हमें दे दिया। हाँ दीदी, हीरालाल काका ने नया टीवी ले लिया था, इसीलिए वो टीवी को फेंक रहे थे। अच्छा है हमने टीवी ले लिया, कम से कम इस टीवी में सब कुछ साफ तो दिखता है। पिताजी आप ये क्या देख रहे हैं? बेटा मैं हिस्ट्री टीवी 18 देख रहा हूँ। आज इसमें अंडरग्राउंड घर के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लोग पहले के टाइम में जमीन के नीचे घर बनाकर रहा करते थे। क्या सच में ऐसा होता था? हाँ बहू, इस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे हैं कि पुराने जमाने में लोग अंडरग्राउंड गड्ढा खोदकर वहां न सिर्फ घर बल्कि अपने लिए रसोई और खेत भी बनाते थे। तान्या दीदी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम लोग भी अपनी अंडरग्राउंड रसोई और खेत बना ले? अवनी, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मैं मानती हूँ तुम लोग जुगाड़ू बहुएं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के नीचे अंडरग्राउंड रसोई और खेत बनाओ। शायद माँ जी सही कह रही हैं। हम लोग अंडरग्राउंड रसोई नहीं बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपनी अंडरग्राउंड रसोई बना सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखा है, मुझे काफी कुछ आइडिया मिला है। अगर ऐसी बात है तो चलो काम पर लग जाते हैं। पांचों बहुएं अंडरग्राउंड रसोई बनाने जा ही रही थी कि तब तक उनके पति भी आ जाते हैं। पांचों पतियों को अपना आइडिया बताती हैं। आपने आइडिया तो बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि बेसमेंट में लोगों के घर होते हैं। हमने दिहाड़ी के समय बहुत सारे ऐसे घर बनते देखे हैं। अंडरग्राउंड रसोई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक काम करते हैं, हम पांचों आदमी मिलकर गड्ढा खोदते हैं और हम बहुएं मिलकर तसले में मिट्टी भरकर बाहर फेंक देंगी। चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। हाँ, दम लगा के हई शाह, दम लगा के हई शाह। पांचों बहुओं के पति गड्ढा खोदने लगते हैं और कुछ ही देर में काफी गहरा गड्ढा खोद देते हैं। लो तुम लोग थोड़ा चाय पियो, मैंने दालचीनी और तुलसी डालकर कड़क चाय बनाई है। अरे वाह, चाय पीकर तो और एनर्जी आ गई, अब तो जल्दी जल्दी काम होगा। पांचों बेटे जल्दी जल्दी गड्ढा खोदते हैं और देखते ही देखते उनके घर के नीचे एक गुफा जैसा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें हमारी रसोई मिल गई है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हमें बर्तन रखने के लिए स्लैब भी बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी और जमीन को खोदते हैं और इस बार उसे अलमारी के शेप में खोदेंगे। विराज को तान्या की बात समझ आ जाती है और वो जल्दी से अंडरग्राउंड एक मिट्टी की अलमारी जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। अरे वाह, हमारी मिट्टी की अलमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें बर्तन सजा लेंगे।
जब आप लोग बात कर रहे थे मैंने हमारी खुली रसोई से सारा बर्तन उठाकर यहाँ लाकर रख दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। चलिए हम दोनों मिलकर अलमारी में बर्तनों को सजा लेते हैं। अरे हमने अलमारी में तो बर्तन रख लिए हैं, लेकिन खाना कहाँ बनेगा? हमने चूल्हा बनाया ही नहीं है। अरे तानिया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो मैंने सिर पर उठाकर इतनी सारी ईंटें ले आए हैं। हाँ भाभी, मैं तसले में भरकर काफी सारी मिट्टी ले आया हूँ। आप लोग एक काम करो, जल्दी से मिट्टी का चूल्हा बना लो। तान्या और पलक मिलकर चूल्हा बनाने के लिए पहले ईंटों को लगाते हैं। तब तक माया और अवनी मिलकर सूखी मिट्टी में पानी डालकर उसे गीला करती है। अच्छा हुआ आप लोगों ने मिट्टी को गीला कर दिया। मैं अब जल्दी से चूल्हे को मिट्टी से लेप देती हूँ। अरे वाह, अब तो चूल्हा भी तैयार हो गया है। बन गई हमारी अंडरग्राउंड रसोई। मुझे लगता है कि हमें धुआं बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन का भी इंतजाम करना चाहिए। मैंने ये पहले ही सोच लिया था, इसलिए अब जब आप लोग चूल्हा बना रहे थे तब मैं कबाड़ी वाले के पास जाकर ये लोहे की पाइप ले आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब आप एक काम कीजिए, इसे रसोई में फिट कर दीजिए और इसके मुंह को हमारे घर की खिड़की की साइड में रखिएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग खाना बनाएंगे और इससे धुआं निकलेगा तो वो धुआं घर के अंदर जाकर हमारे घर को गर्म रखेगा। अंडरग्राउंड रसोई में खाना बनाने से एक तो हमारा घर नीचे से गर्म होगा और गर्म हवा जाने से घर में गर्माहट बनी रहेगी, जिससे रात में हम आराम से सो पाएंगे। मान गए आप लोगों को, क्या दिमाग लगाया है आपने। पांचों जुगाड़ू बहुओं की अंडरग्राउंड रसोई बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए अब वो खाना बनाने के लिए जाती है। ये क्या, बर्तन में तो मिट्टी लगी हुई है। अब इतने ठंडे पानी में फिर से बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं बर्तन धोकर आती हूँ। मुझे लगता है हमें अपनी अंडरग्राउंड रसोई को भूसा और मिट्टी मिलाकर अच्छे से लीप देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी सख्त हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अवनी। ऐसा करने से तो खाने में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरेगी और ना ही बर्तन में मिट्टी लगेगी, तो हमें बार बार बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। पलक बाहर ठंड में कपकपाते हुए सारे बर्तन धोती है, तो वहीं पांचों पति पास के तबेले से जाकर भूसा और मिट्टी ले आते हैं। भूसा और मिट्टी तो आ गया, हम एक काम करते हैं, इन्हें मिलाकर हमारी अंडरग्राउंड रसोई की दीवारें, छत सभी को अच्छी तरह से लीप देते हैं। मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। बर्तन धोते हुए काफी ठंड लग रही थी, लेकिन अंडरग्राउंड रसोई में आकर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ये तो सच में कमाल है। अब हम बोल सकते हैं कि हमारी रसोई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तुम लोगों ने मिलकर तो कमाल कर दिखाया है। पहले तो अंडरग्राउंड रसोई में आने के लिए कितनी अच्छी सीढ़ी बनाई है, और अब इतनी बड़ी रसोई। ये 5 बहुओं की रसोई है, इसे तो बड़ा होना ही था। खाना बनाने का मजा तो अब आएगा। शाम हो चुकी थी, इसलिए पांचों बहुएं खाना बनाने की तैयारी करती हैं। कुछ देर में खाना भी बन जाता है। संजय अंडरग्राउंड रसोई में आता है। अरे बहू, यहाँ तो कितनी गर्मी है। एक काम करते हैं, आज यही खाना खाते हैं। हाँ भाभी, पिताजी सही कह रहे हैं। बिना ठंडी हवाओं के खाना खाने का मजा आज मैं भी लेना चाहती हूँ। मैं चटाई बिछा देती हूँ, आप लोग बैठ जाइए। आज पूरा परिवार इतनी ठंड में भी गर्मा गर्म खाने का मजा लेता है और सभी खुशी से इतनी मेहनत करने के बाद खाना खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सब्जियों की कीमत तो आसमान छू रही है। कुछ दिन बाद तो हमें सब्जियां ही नसीब नहीं होंगी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों सोच रही हो? जिस तरह हमने अंडरग्राउंड रसोई बनाई है, वैसे ही हम अपना खेत भी बना लेते हैं। हाँ चलो, जमीन के नीचे ही थोड़ा जुगाड़ लगाकर हम अपना खेत बना लेते हैं। मुझे तो खेती आती है। अब हम अंडरग्राउंड खेत बनाकर उसमें सब्जियां उगाएंगे। पांचों बहुएं मिलकर जमीन खोदती हैं और उसमें अलग अलग सब्जियों के बीज बो देती हैं। कुछ दिन में उसमें सब्जियां उग जाती हैं। सब्जियां तो बहुत सारी उग गई हैं। ऐसा है तो हम बाजार जाकर सब्जियों को बेच देते हैं। जुगाड़ू बहू की सब्जियां फ्रेश और सस्ती थी, इसलिए लोग उनसे सब्जी खरीद लेते हैं। इस तरह सब्जी बेचकर ये लोग पैसे कमाने लगे थे। कुछ दिन बाद, माँ जी, पिताजी, बाकी लोग जल्दी यहाँ आइए। आज न्यूज में हमारी अंडरग्राउंड रसोई और खेत के बारे में बताया जा रहा है। तान्या, ओ तान्या, मैंने तुम्हारी अंडरग्राउंड रसोई और खेत के बारे में सुना है। क्या तुम मुझे अपनी रसोई दिखाओगी? हाँ क्यों नहीं रेनू भाभी, हम अपनी रसोई आपको नहीं तो और किसको दिखाएंगे? तान्या की बात सुनकर बाकी लोग हंसते हैं। तुम जुगाड़ू बहुओं कि अंडरग्राउंड रसोई और खेत तो काफी अच्छा है। क्या तुम लोग मेरे लिए भी रसोई बना दोगी? पैसों की चिंता मत करना। ठीक है रेनू भाभी, हम आपके लिए भी अंडरग्राउंड रसोई बना देंगे, वो भी सिर्फ 5,000 में। पांचों जुगाड़ू बहुएं रेनू के लिए अंडरग्राउंड रसोई बनाती हैं। रेनू की तरह और भी कई लोग उनसे अपनी रसोई बनवाते हैं, जिससे अब उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी और उनके घर की गरीबी भी काफी हद तक दूर हो गई थी।